पाकिस्तान की मईशत के लिए आज एक बड़ी और हौसला अफजा खबर सामने आई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया है। स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है उस पर जो डायलॉग हुआ, अब सिर्फ IMF बोर्ड की उससे अप्रूवल बाकी रह गई है, जिसके बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जारी की जाएगी। IMF के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का इक्तिसादी प्रोग्राम बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब जा रहा है और मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर हो रहा है। रवा माली साल में 14 साल बाद करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में तब्दील हुआ है। फाइनेंशियल बैलेंस हदफ से बेहतर रहा है, महंगाई कंट्रोल में है, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मुआशी तरक्की की जो शरह है वो 3.5% तक जो ग्रोथ है वो रहने का इम्कान है। अलबत्ता इस तखमीने में हालिया सैलाब का जो इफेक्ट है वो शामिल नहीं है। उधर दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी रवां हफ्ते के आगाज़ में शदीद मंदी के बाद तेज़ी से रिकवरी देखी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स में हालिया तारीख का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल डे इजाफा रिकॉर्ड हुआ है और आज भी मार्केट में मज़बूत रुझान बरकरार रहा। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा नुमायाँ कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। देखते हैं अब क्या होता है। जबकि जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें भी कई मंसूबे पाइपलाइन में हमें नज़र आ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़जाना से जो मुलाकात हुई है उसमें अमरीकी कंपनियों को ऑयल, मिनरल्स, एग्रीकल्चर और IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स की दावत दी गई है। मुल्क की जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है उस पर जो सारी तफसीली इस वक्त हमने गुफ्तगू करनी है। आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, IMF की जो सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट है वो आ गई, स्टॉक एक्सचेंज रिकवरी हुई है, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द राइट पाथ या अभी है देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो? आई थिंक इट इज लॉन्ग वे टू गो। हम कह सकते हैं कि वी आर ऑन ए राइट पाथ, क्योंकि जिस तरह हम डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच गए थे, वहां से जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव रिकवरी हुई है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई हम यानी मतलब हमारी जो है वो इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, तो आई थिंक वो तो नहीं है कि हम सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे अभी नहीं पहुंचे। बट ये है कि हम इस वक्त राइट पाथ पे, पर्टिकुलरली जैसा कि आपको पता है कि ये पहले मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, फिर आई थिंक ये रिवाइवल होता है इकोनॉमी का। एंड पर्टिकुलरली पिछले दिनों इतना हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गया था वो अभी फुल्ली रिकवर नहीं हुआ है, और वो रिकवर नहीं हुआ है तो उसकी वजह से लोगों के लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज और जो ओवरऑल बिजनेसेस जो हैं उसमें इतनी ज़्यादा जो है वो बेहतरी नहीं आई है। ये इस पे इक़दाम लेने की ज़रूरत है कि जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो और मज़ीद रिकवरी हम हासिल कर सकें। सर, ये IMF की 3.5% इकनॉमिक ग्रोथ की प्रोजेक्शन है इस सारे अरसे में, जिसमें जो फ्लड का इफेक्ट है वो शामिल नहीं किया गया। आपके ख्याल में ये जो सैलाब से इकनॉमिक ग्रोथ को कितना को डेंट पड़ा है? व्हाट इज़ योर असेसमेंट और अंडरस्टैंडिंग? आई थिंक ये 0.5% ऑफ द GDP है, 0.5% ऑफ द GDP है जो इसका आई थिंक टोटल $2 बिलियन बनता है। लेकिन उसके बाद ये पर्टिकुलरली जो एग्रीकल्चर है, जब ये फ्लड्स के बाद और बारिशों के बाद फिर ये लैंड हमारी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, तो इसके बाद जो एक्सपेक्टेड ये है कि हमारे इंशाल्लाह जो है वो क्रॉप्स अच्छी होंगी, तो वो क्रॉप्स अच्छी होंगी तो उसकी वजह से जो है ये मेकअप हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि इवन जो हमारा ग्रोथ रेट है GDP का, कि वो तो न सिर्फ ये 3.5 आएगा बल्कि इससे भी मैं बेहतर देख रहा हूँ। ओके, इससे ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं, लगे बिटवीन 3.5 और 4 देख रहे हैं या 4 देख रहे हैं? जी हाँ, आई थिंक जो है वो 4 इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अचीव हो जाएगा, जिस किस्म का इस वक्त एनवायरनमेंट है। और फिर ये जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्रॉप्स जो हैं वो नेक्स्ट क्रॉप सारी जो है वो बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, तो उसका जो है वो GDP ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन जो है वो मीनिंगफुल होगा। सो यू डोंट सी डिक्लाइन इन क्रॉप्स? आपको ये फ्यूचर में नहीं लगता कि ये हमारा डिक्लाइन जो लॉस हो गया सो हो गया, जो और उसमें भी ये है कि जो एडिशनल सोइंग हुई थी उसमें से लॉस हुआ है। मुझे नहीं लगता कि पिछले साल के मुकाबले में जो है वो कम होंगी प्रोडक्शंस। तो जो एडिशनल वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा
होगा इस पीरियड में। और इस पीरियड में मेनली तो जो अफेक्ट आई थिंक हुआ है वो सिर्फ राइस को हुआ है। वीट को तो जो है वो कोई ऐसा उसकी तो अभी सोइंग जो है वो हो रही है। कॉटन भी जो है वो मुना उसका जो एडिशनल था उसमें से कुछ हिस्सा जो है, लेकिन अभी तक जो अराइवल्स हैं वो तो पिछले साल से जो है वो कॉटन की बेहतर हैं। तो यूं ये मैं समझता हूँ कि उसका ये सैलाब ना आता तो हम ज्यादा अच्छे होते इस वक्त, लेकिन ये है कि फिर भी आई बिलीव कि वी विल बी इन ए decent position. So you don't see import of cotton and wheat in coming months? I think wheat का तो मैं नहीं समझता, लेकिन कॉटन तो ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा गैप है। कॉटन इंपोर्ट ज़रूर होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट ईयर से कॉटन कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब ज़रा ये इन्फ्लेशन के हवाले से बात करते हैं। IMF ने कहा है कि ये कंट्रोल में है, जो उनकी अभी रिपोर्ट कहती है। क्या आगे ऐसा कोई ख़दशा है कि इसमें कोई इंक्रीज़ आए? क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट अगर देखें उसमें कोई ख़ास कमी फ़िलहाल हमें दिख नहीं रही। स्टेट बैंक भी बहुत एहतियात से आगे बढ़ रहा है। जी, आई बिलीव कि जो एक्सपेक्टेशन है, गवर्नर साहब ने फिर शायद कल जो है वो ये कहा है कि उनका इन्फ्लेशन का जो एस्टिमेट है वो बिटवीन 5 to 7% है, और वो कहते हैं कि वो इंटैक्ट है उनका एस्टिमेट। मैं भी ये समझता हूँ कि वो मतलब ये है कि कोई ये आगे जाके ये मतलब 7% को हम देखेंगे, मुमकिन है वो 8% को भी टच करे, लेकिन साल का जो एवरेज जो है वो आई बिलीव के अराउंड 7 नज़र आता है। ओके, सो ये अभी इन्वेस्टमेंट के मामले में क्या पोजीशन है? इस ट्रेंड में कोई बड़ी हमें चेंजेस नज़र नहीं आ रहे? क्या जो इश्यूज़ हैं जो अभी तक रिजॉल्व होने हैं, कुछ हमारे सामने ऐसे चैलेंजेस हैं? आई थिंक अभी काफ़ी अच्छी एफर्ट्स हो रही हैं। आई थिंक लोकल एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो आपको जैसे कि पता है कि ये रिकॉर्डिंग जो है वो अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। रिकॉर्डिंग में ये हमारे जो माइनिंग के सिलसिले में वो $7 बिलियन का प्रोजेक्ट है। उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो अभी फर्म अप हो गया है। उसका डेट एंड इक्विटी का 50-50 है, और डेट की अवेलेबिलिटी की भी अच्छा इंटरेस्ट है, और जो है वो इक्विटी तो ऑलरेडी है ही। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है हमारे लिए। बड़ा इसके अलावा और भी जो है इसी के साथ जो और माइन लीजेस जो है वो गवर्नमेंट ने दी हैं, वो उसमें भी प्राइवेट सेक्टर काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वहाँ तो आई थिंक माइनिंग में जो है वो एक अच्छी प्रोग्रेस है। एग्रीकल्चर में भी कुछ प्राइवेट सेक्टर ने लिया है, फिर अभी ये सऊदी ने भी जो है वो कुछ कमिटमेंट की है। फिर अभी जो सऊदी डेलीगेशन आया था वो भी काफ़ी उन्होंने दिलचस्पी ली। इस्लामाबाद में उन्होंने सारी मीटिंग्स की, कराची में की, फिर लाहौर में की, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और फिर अब दोबारा इसका फॉलोअप मीटिंग जो है वो रियाज में 26 को है। तो मैं वहाँ भी समझता हूँ कि कुछ न कुछ जो है पॉजिटिव अचीवमेंट जो है वो नज़र आती है। तो इस तरह जो है वो अगर कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो क्लोजर की तरफ जाएंगे तो और लोगों के लिए भी इनकरेजमेंट होगी। आई थिंक और लोग भी फिर इसमें जो है वो इंटरेस्ट लेंगे पाकिस्तान में। और फिर लोकल्स के पास भी लिक्विडिटी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है और इन्वेस्टमेंट एपिटाइट नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि अगर राइट प्रोजेक्ट्स उनको अगर प्रेजेंट हुए तो ये लोकल इन्वेस्टर्स, लेकिन उससे पहले जो चूंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं ना आदिल साहब, वो अंडर कैपेसिटी चल रहे हैं, यानी उनमें आइडियल कैपेसिटीज चल रही हैं। पर्टिकुलरली जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जो टेक्सटाइल है, इसमें तो पहले आई थिंक वो इक़दाम की ज़रूरत है कि जिससे इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरी अचीव हो। तो वो विदाउट मेकिंग एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको जो है वो जीडीपी ग्रोथ देगा। तो ज़्यादा अभी कोशिश और मेहनत ये करनी चाहिए कि आपका ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्च किए बगैर इनकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, तो फिर उनमें फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी। फॉर एग्जांपल सीमेंट है, सीमेंट इज़ ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, बट इनकी जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लो है। तो उसमें ये जब एक्टिविटी अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह में बेहतरी हो रही है
और वो हो रही है, तो उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, जिसकी बेस पर हम थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि हमारा GDP ग्रोथ टारगेट जो है वो अचीव हो सकेगा। तो ये टेक्सटाइल के लिए इकदाम करने हैं कि उनके कॉस्ट के इश्यूज हैं, पर्टिकुलरली जो पावर का है, तो पावर में गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रा उनके मुश्किलात को दूर करने में उनकी हेल्प करे, नंबर 1। और नंबर 2, तो जो टैक्सेस वगैरह के सिलसिले में इनको ऐसी थोड़ी सी एडजस्टमेंट देने की कोशिश करे कि जिसकी वजह से ये ज़रा इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाए, तो वो अपनी फिर आइडियल कैपेसिटीज़ को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। राइट अब ये फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा है कि 5 ग्रुप्स हैं जो PIE की प्राइवेटाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपका ग्रुप भी शामिल है। क्या कोई होप है ये प्राइवेटाइजेशन कामयाब होती दिखाई दे रही है आपको? आई थिंक ये डेफिनेटली PIA जो है वो एक फर्स्ट राउंड में तो आपने देखा है कि वो इज़ नॉट ए वेरी इजी प्रोजेक्ट, इज़ ए डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट। तो ये सारे जो अभी जो प्रोस्पेक्टिव इसमें इन्वेस्टर्स हैं, जो प्री क्वालिफाई हुए हैं, वो सब सीरियस इन्वेस्टर्स हैं और वो हमारे मुल्क के जो है वो आई थिंक बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं। तो वो बहुत सीरियसली इसमें जो है वो काम कर रहे हैं और उन्होंने फिर इंटरनेशनल एडवाइजर्स भी जो है वो हायर किए हैं और इसके ऊपर जो है वो पूरा सीरियसली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है वो फैसला करना होगा कि वो गवर्नमेंट जो है वो इसको पोस्ट प्राइवेटाइजेशन एक अच्छी एयरलाइन के तौर पर देखना चाहती है या वो अभी खाली उसको सेल करना चाहती है। तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेल का है तो आई बिलीव कि वो कोई हमारे यानी मुल्क के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। और अगर ये माइंडसेट होगा कि भाई ये पोस्ट प्राइवेटाइजेशन PIA जो है वो एक जो पास्ट ग्लोरी है वो दोबारा अचीव करे, तो उस पे उनका अगर माइंडसेट हुआ तो आई बिलीव के इन्वेस्टर्स वुड आल्सो बी इनटू इट और उसमें वो करेंगे। तो उसमें अब ये फाइनल स्ट्रक्चर क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इन लोगों ने जो सब जो बिडर्स हैं, प्री क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जो इंटरनेशनल एडवाइजर्स अपॉइंट किए हैं, उनकी जो है वो ड्यू डिलिजेंस के बाद वो उसकी अपनी रिपोर्ट जो है वो देंगे और उसकी बेसिस पर भी इन्वेस्टर्स फैसला करेंगे। और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो है वो रिजर्व प्राइस और उनकी अपनी वैल्यूएशन वो मैच कर गई तो इंशाल्लाह हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।